से स्वागत है आपका उम्मीद बैच के इस वीडियो में। ये हमारा हिंदी का जो कारक चल रहा था उसी का 5वां नंबर वीडियो है। कारक में अभी तक हम लोगों ने जो कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक और संप्रदान कारक क्या होता है इसको हम लोगों ने बड़ी डेप्थ में उदाहरण के साथ हम लोगों ने पूरी तरीके से कवर कर लिया। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पर आपको जो हिंदी ग्रामर बोल के एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसके थ्रू जाके आप प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, नोट्स बना लीजिए, उसके बाद ही ये 5th नंबर वीडियो देखिएगा। आज हम लोग इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे, आपका जो अपादान कारक है और अधिकरण कारक क्या है उसी को डेप्थ में चर्चा करेंगे। समझ में आ गया? और फिर लास्ट में 2 कारक और बचेगा, उसको किसी दिन चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग का जो कारक है, ठीक है, उसमें कौन सा कारक पहला पढ़ेंगे? जो 5वां नंबर कारक है। ठीक है, जो 5वां नंबर कारक है क्या है? अपादान कारक। अपादान कारक, इसी के बारे में आपका चर्चा करेंगे हम लोग, अपना जो टॉपिक है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अपादान कारक का पहले अगर कोई पूछेगा कि अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो विभक्ति चिन्ह जैसा कि आपको पता है अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, आपका है से। इसको तो पहले ही आप याद कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर में आया भी हुआ क्वेश्चन है कि अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है, तो से है। ठीक है, अब भैया अपादान कारक होता क्या है? अपादान कारक होता क्या है? तो अपादान कारक, अच्छा ऐसा ये तो आपको पता होगा कि कोई भी वाक्य होता है, वाक्य में क्या होता है, बहुत सारे संज्ञा हो सकते हैं या सर्वनाम हो सकते हैं। ठीक है, और जिसका किसी न किसी प्रकार से क्रिया के साथ संबंध होता है, अलग अलग प्रकार का संबंध होता है, ये सब हम लोग पहले से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग कोई एक ऐसा वाक्य दिया है जिसमें कोई एक संज्ञा हो या सर्वनाम, कुछ भी हो सकता है, दोनों में से कोई हो सकता है। कोई एक ऐसा वाक्य ढूंढो, ठीक है, कोई भी वाक्य जिसमें संज्ञा हो सकता है, आइदर क्या हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक बार में अपादान कारक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में क्या करना है, तुमको ऐसा संज्ञा या सर्वनाम खोजना है, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम खोजना है जिससे क्या, जिससे कुछ अलग हो, क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, या अलगाव जिसको बोलते हैं, या शुद्ध हिंदी में बोले तो पृथक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पृथक। भैया नहीं समझ में आया? ठीक है, मतलब तुमको एक ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजना है जिससे कोई वस्तु अलग हो रही हो, उससे बिछुड़ रही हो, ठीक है, उससे पृथक हो रही हो। समझे? ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द तुमको उस वाक्य में खोजना है, ठीक है, जिससे कोई वस्तु क्या हो रही हो, अलग हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, अपादान कारक। ठीक है, भैया एग्जाम्पल बता देते हैं। एग्जाम्पल देखो, अपादान कारक पहचानना बच्चों का खेल है। ठीक है, कैसे दिखते हैं? ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ से पत्ता गिरा। अच्छा बताओ, यहाँ पे पेड़ से पत्ता गिरा, ये पेड़ और पत्ता ये दोनों क्या है, आपका संज्ञा है। ठीक है, दोनों क्या है, संज्ञा है, और ये गिरा क्या है, क्रिया है। ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, हम क्या बोले, ऐसा वाक्य दिया रहेगा, अब इसमें आपको बोलेगा अपादान कारक को पहचानिए। तो आप क्या कीजिएगा, आपको हम बताएं कि ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजना है जिससे कोई चीज़ क्या हो रही हो, अलग हो रही हो। ठीक है, तो अच्छा बताइए, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब पेड़ से पत्ता जो है क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। देख रहे हो ना, पेड़ से जैसे पत्ता गिरेगा मतलब पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप क्वेश्चन कीजिए कि ऐसा कौन ऐसा संज्ञा या सर्वनाम यहाँ पे है, यहाँ तो दोनों एक्चुअली में संज्ञा है, तो बोलेंगे ऐसा कौन ऐसा संज्ञा शब्द है जिससे कोई वस्तु अलग हो रही है। यहाँ पे वस्तु जो अलग हो रही है कौन है, पत्ता। अब पत्ता किससे अलग हो रही है, तो किससे अलग हो रही है, तो पेड़ से। तो पेड़ यहाँ पे क्या कहलाएगा बाबू, पेड़ आपका कहलाएगा अपादान कारक। समझ गए? ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजना है जिससे कोई चीज क्या हो रही हो, अलग हो रही हो। दूसरा एग्जाम्पल बता देते, क्या, पेड़ से बंदर गिरा, पेड़ से बंदर गिरा। अच्छा बताओ, यहाँ पे तुमको पहला बात क्या आता है, जिससे अलग या पृथक हो रही हो, जिससे ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे कोई वस्तु क्या हो रही हो, अलग या पृथक हो रही हो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही हो। अच्छा बताओ, पेड़ से बंदर गिरा, मतलब पेड़ से
पेड़ पे पहले बंदर होगा, फिर बंदर क्या हो गया, अलग हो गया, गिरेगा जैसे ही दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे ना। तो ये जो बंदर है वो क्या हुआ, अलग हो गया, लेकिन किससे अलग हो गया, जिससे अलग हुआ है बंदर वही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। तो यहाँ पे पेड़ क्या होगा, अपादान कारक, दोनों में पेड़ क्या होगा, अपादान कारक। अच्छा बताओ, बोला साइकिल से बच्चा गिरा या छत से बच्चा गिरा, इसमें बताओ छत से बच्चा गिरा, तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चा जो है, बच्चा क्या है, बोले ना कोई ऐसा वस्तु या संज्ञा, ठीक है, जो किसी दूसरे संज्ञा से क्या हो रही हो, अलग हो रही हो। तो बताओ ये छत, ये बच्चा, दोनों क्या है, संज्ञा है, ठीक है। अब बताओ ये बच्चा जो है किससे अलग हो रहा है, किससे बिछुड़ रहा है, अलग हो रहा है, ठीक है, बोले ना अलग या अलगाव या पृथक जिसको बोलते हैं, पृथक मतलब अलग करना। तो ये बच्चा है, छत से गिरेगा तो छत, पहले छत पे था, दोनों एक साथ था, अब क्या हो गया, छत से अलग हो गया। तो यहाँ पे छत, यहाँ पे क्या कहलाएगा, अपादान कारक, छत क्या कहलाएगा, अपादान कारक। तो सच में क्या अपादान कारक को पहचानने में कोई परेशानी होगा आप लोग को, नहीं होना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम, पहले ट्रिक समझ लेते हैं, परिभाषा तो चुटकियों का खेल है, ठीक है, उसको लिखेंगे। पहले समझिए, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे कोई वस्तु अलग हो रहा होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, आपका अपादान कारक। जिससे वो अलग हो रहा होगा उसी को आपका क्या बोल देंगे, अपादान कारक बोल देंगे, ठीक है। सिर्फ भैया अलग होगा तभी बोलेंगे क्या अपादान कारक, नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन 10 क्लास में इतना बोलता है, लेकिन आपको हम बहुत सारा चीज़ पढ़ा देंगे जिससे आपका अपादान कारक का कैसा भी आएगा पहचानने, अपादान कारक का आप आसानी से पहचान सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। आपको फिर क्या करना है, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजना है जिससे कोई चीज़ डर रहा हो, क्या हो रहा है, डर रहा हो, ठीक है। जैसे भैया शेर से बच्चा डर गया, शेर से बच्चा डर गया। पहला बात तो क्या, पहला ट्रिक क्या, अगर संज्ञा या सर्वनाम, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम खोदो जिससे कोई वस्तु क्या हो रही होगी, अलग हो रही होगी। तो जिससे अलग हो, बोले ना जिससे अलग हो रही होगी ना, वही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। दूसरा बात क्या, डर वाला आ जाएगा, डर वाला मामला आ जाएगा। तो डर जब रहेगा ना, ये देखो शेर से बच्चा डर गया, ठीक है, ऐसा आपको संज्ञा या सर्वनाम खोजना है, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम खोजना है जिससे कोई वस्तु डर रही हो, जिससे कोई वस्तु क्या हो रही हो, डर रही हो, और वो जो होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक ही कहलाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे शेर से बच्चा डरा, मतलब बच्चा यहाँ डर गया, लेकिन किससे डरा, तो जिससे डरा वही क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। तो ये क्या है, पहली बात तो ये क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द है, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द है जिससे कोई वस्तु क्या हो गया, डर गया है, तो जिससे वो डरेगा वही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। तो ये क्या होगा बाबू, अपादान कारक। दिक्कत और भैया, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे कोई डरे या फिर जिससे कोई अलग हो, दोनों हो सकता है, जिससे डरेगा वो भी अपादान कारक, जिससे अलग होगा वो भी अपादान कारक। दिक्कत और अभी है, ठीक है। ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे कोई वस्तु क्या हो, लज्जित हो जाए, मतलब शर्मा जाए, ठीक है। तो ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे कोई वस्तु क्या हो जाए, लज्जित हो जाए, तब भी हम जिससे वो लज्जित होगा ना उसको हम क्या बोलेंगे, अपादान कारक ही बोलेंगे। एग्जाम्पल भैया देखिए, क्या ससुर से बहू लज्जित हो गई, ससुर से बहू लज्जित हो गई। यहाँ पे देखो बहू जो है वो क्या हो गई, लज्जित हो गई, लेकिन किससे लज्जित हुई, तो भैया वो ससुर से लज्जित हुई। तो ससुर क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। दिक्कत, 3 ट्रिक बताए हैं आपको, ठीक है। अपादान कारक को आप कैसे पहचान सकते हैं। पहला ट्रिक तो बच्चा वाला ट्रिक है, क्या कि जिससे कोई चीज़ अलग हो रहा होगा, तो जिससे वो अलग होगा ना वो आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। दूसरा क्या, जिससे कोई वस्तु डर रहा होगा, तो जिससे वो डरेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक। या जिससे क्या होता है, कोई चीज़ लज्जित होता है, वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक, ठीक है। पति से पत्नी, पति से साली लज्जित हो गई,
या जीजा लिख लो, ठीक है। इसमें भी शर्माने वाला मामला है। तो जीजा जब आता है तो साली लोग क्या हो जाती है, थोड़ी लज्जित हो जाती है। तो क्या है, जीजा से साली लज्जित हो गई, तो सालियाँ जो है वो लज्जित हुई है, लेकिन किससे लज्जित हुई है, ठीक है, किससे उनको शर्म आ रहा है, जीजा से। तो यहाँ जीजा क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। तो भैया अपादान कारक पहचानने का क्या क्या तरीका है। तो पहला बात तो क्या कि जिससे कोई वस्तु अलग हो रही होगी वो आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। पता कैसे चलेगा भैया कब अलग हो रही है, कब डर रही है, कब लज्जित हो रही है, तो लिखा रहेगा। देखो यहाँ पे बच्चा डर गया है, ठीक है, तो यहाँ डर वाला मामला आ जाएगा। तो जिससे डर रहा है वो आपका अपादान कारक, ठीक है। यहाँ देखो पेड़ से बंदर गिर गया, मतलब दोनों अलग हो रहा है, तो यहाँ पे जिससे अलग हुआ वो आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। और लज्जित वाला तो आपको दिख ही रहा है कि यहाँ पे लिखा रहेगा लज्जित हो गया, शर्मा गया, ठीक है। तो जिससे वो शर्माएगा या लज्जित होगा वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक, ठीक है। जिससे शर्माएगा या लज्जित होगा वो भी क्या कहलाएगा, अपादान कारक, ठीक है। और लास्ट आपका शिक्षा ग्रहण, क्या, ये चार है, चार तरीका है आपको अपादान कारक पहचानने का। एक एक का हम एग्जाम्पल बताएं, ठीक है। शिक्षा ग्रहण, चौथा क्या है भैया, शिक्षा ग्रहण, ये क्या है ये भी थोड़ा बता दीजिए। तो आपको एक वाक्य दिया रहेगा, वाक्य में आपको एक ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजना है जिससे जिससे कोई 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 जो शिक्षा है, विद्या हम ग्रहण कर रहे हैं। जैसे गुरु जी से हमने हिंदी सीखा। तो गुरु जी से हमने हिंदी सीखा, भैया यहाँ पे से आया है, यहाँ पे क्या आया, से आया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अपादान कारक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अपादान कारक कौन है। तो गुरु जी से हमने हिंदी सीखा, तो भैया यहाँ पे तो अलग होने वाला भी भाव पता नहीं चल रहा, डर वाला भी पता नहीं चल रहा, लज्जित होने वाला भी पता नहीं चल रहा। तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ से है, मतलब यह अपादान कारक तो है, लेकिन यहाँ पे कौन सा, कैसे पहचानेंगे भैया अपादान कारक है। तो सिंपल सा बोले शिक्षा ग्रहण, मतलब जिससे हम किसी चीज़ को सीखते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं ना, वो जो होगा जिससे हम ये चीज़ कर रहे हैं ना, वो आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक के अंतर्गत ही आएगा। मतलब यहाँ पे देखो गुरु जी से हमने हिंदी सीखा, मतलब शिक्षा को, विद्या को क्या किया, ग्रहण किया, लेकिन वो विद्या को ग्रहण किया वो किससे किया, तो गुरु जी से किया। तो गुरु जी यहाँ क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। समझ में आया। अपादान कारक को कैसे पहचान सकते हो, जिससे कोई वस्तु अलग हो रही होगी वो भी आपका अपादान कारक कहलाएगा, ठीक है। जिससे कोई वस्तु डर रही होगी वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। जिससे कोई वस्तु लज्जित हो रही होगी वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। या जिससे हम किसी शिक्षा को, विद्या को ग्रहण करते हैं वो भी आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक ही कहलाएगा, ठीक है। आप हम बोल बोल के सुनाना है, ठीक है। एग्जाम्पल आप सुनना, अगर नोट डाउन कर सके तो नोट कर दें। अगर बोलेगा साइकिल से बच्चा गिरा, साइकिल से बच्चा गिरा, तो बताओ यहाँ पे अपादान कारक क्या होगा। तो बच्चा जो हुआ साइकिल से अलग हो गया, ठीक है, तो साइकिल क्या होगा, आपका अपादान कारक होगा, ठीक है। गुरुजी से हमने कारक सीखा, गुरुजी से हमने क्या सीखा, कारक सीखा, लेकिन वो सीखने का जो काम किया वो किससे किया, वो गुरुजी से किया। गुरुजी से किसी चीज़ को हमने सीखा, ग्रहण किया, ठीक है। तो आपका क्या कहलाएगा, आपका गुरुजी जो है वो क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। तो अपादान कारक को आप पहचान सकते हैं ना, पहचान लेंगे क्या, कि जिससे कोई वस्तु अलग होगा, या जिससे कोई वस्तु डरेगा, या जिससे कोई वस्तु लज्जित होगा, या जिससे हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, जिससे वो चीज़ करेंगे वही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। इतना सारा एग्जाम्पल दिए, इस चीज़ को आप ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। या फिर आपको लास्ट वाला ट्रिक तो पता है, ठीक है। से देखिएगा, अब देखियो से में आपका जो करण कारक है उसका भी विभक्ति चिन्ह से आता है, और जो अपादान कारक है उसका विभक्ति चिन्ह भी क्या आता है, से आता है। तो दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसको भी हम अभी करवाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो से आया है उसका मतलब क्या है, किसी चीज़ से हम अलग हो रहे हैं, या किसी चीज़ से हम डर रहे हैं, या किसी चीज़ से लज्जित हो रहे हैं, या किसी से हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे से का प्रयोग हुआ है। लेकिन करण कारक में से का जो प्रयोग होता है वो किसी अनदर अर्थ में होता है। लेकिन ये अपादान कारक क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया है ना, कि जिससे हम डर रहे हैं, जिससे हम कुछ सीखते हैं, या जिससे हम लज्जित होते हैं, या जिससे हम या कोई वस्तु क्या होता है वो अलग होता है, वो क्या कहलाता है, आपका अपादान कारक। माँ से बच्चा दूर हो गया, तो बताओ बच्चा दूर हो गया, अलग हो गया, किससे हुआ, माँ से हुआ। तो माँ यहाँ पे क्या कहलाएगी, माँ कहलाएगी अपादान कारक। जिससे ये सारी चीज़ें हो रही वही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक
कहलाएगा। ठीक है, तो भैया ये अपादान कारक तो समझ में आ गया, उसकी परिभाषा क्या है। तो अपादान कारक की सिंपल सी आपकी किताबों में परिभाषा लिखा रहता है क्या, कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कोई वस्तु अलग या पृथक होती है वह अपादान कारक कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे कोई वस्तु अलग होता है वो अपादान कारक कहलाता है। भैया अलग होता है, आप तो बताएं संज्ञा, ऐसा संज्ञा जिससे अलग भी होगा, डरेगा भी, लज्जित होगा, शिक्षा भी ग्रहण करेगा। हाँ, एक्चुअली में परिभाषा जो लिखना चाहिए ऐसे लिखना चाहिए, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, मतलब ऐसा संज्ञा या सर्वनाम, देखो ये सब क्या है, संज्ञा या सर्वनाम ही है। ठीक है, तो ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जिससे कोई वस्तु अलग हो रहा है, मेन ओरिजिनल परिभाषा होना चाहिए, अलग हो रहा है या फिर डर रहा है या फिर लज्जित हो रहा है या फिर शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, वो जो संज्ञा या सर्वनाम है वो आपका क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। ओरिजिनल परिभाषा यही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपके 10th क्लास में उतना नहीं पूछता, आपसे पूछेगा, ये सिर्फ अलग वाला पूछा जाता है। ठीक है, कि अलग हो रहा है, उतना आपसे पूछेगा नहीं, तो आप इसी परिभाषा को याद रखिएगा। लेकिन ट्रिक ये सब है। ठीक है, अपादान कारक को पहचानने का जो मेन जरिया है, ठीक है, वो क्या है, ये सब है। इसके अलावा भी है, लेकिन 10th क्लास में आपको ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। लास्ट बार एक बार रिवाइज करा दे, क्या ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द जिससे कोई चीज़ अलग हो रहा है, डर रहा है या लज्जित हो रहा है, या जिससे हम शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, जिससे ये सारी चीज़ें करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है, 2 एग्जाम्पल और बताते हैं, मिटा दे इसका, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, मिटा देते हैं। ठीक है, या फिर वीडियो को रोक के आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मिटाते हैं हम। ठीक है, मिटा देते हैं। तो अपादान कारक समझ में आ गया होगा आप लोग को, क्या कि जिससे कोई चीज़ डरेगा, अलग होगा, लज्जित होगा, या हम शिक्षा को ग्रहण करेंगे। ठीक है, मतलब जिससे ये सारी चीज़ें होगी वही आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है, उदाहरण 2-3 को और उदाहरण दे देते हैं आपको। क्या डाली से आम गिरा, मतलब पेड़ का जो डाली है उससे आम क्या होगा, गिर गया। तो यहाँ आम जो है वो क्या हुआ है, अलग हुआ है, लेकिन किससे अलग हुआ है, तो डाली से। तो आपका डाली क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। डाली मतलब समझते हो ना, पेड़ का डाली। ठीक है, पेड़ का डाली भी लिख सकते हैं, पेड़ के डाली से आम अलग, आम गिरा। ठीक है, आम गिरा, तो यहाँ किससे अलग हुआ, पेड़ का डाली से, तो पेड़ का डाली आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है, साइकिल, राम साइकिल से गिरा, बच्चा स्कूल से घर आया, बच्चे गुरुजी से डर गए। बस इतना। तो अच्छा बताओ, पहला वाला में तो आप लोग पहले एक बार कर लो, फिर हम एक बार बता देंगे, फिर अपादान कारक हम लोग का यहाँ खत्म हो जाएगा। आप लोग एक बार वीडियो को रोक के कर लो। ठीक है, कर लिए, अब हम करते हैं। ठीक है, पहला वाला तो आपको पता है, ये क्या कहलाएगा, ये तो सिंपल सा डाली से आम गिरा, मतलब यहाँ डाली पहले आम दोनों एक साथ था, फिर अलग हो रहा है, तो किससे अलग हो रहा है, आम जो अलग हो रहा है किससे अलग हो रहा है, डाली से। तो डाली आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। तो इसमें अगर पूछता डाली से आम गिरा, बताओ इसमें अपादान कारक कौन सा है, तो क्या होता है, डाली। ठीक है, उसके बाद राम साइकिल से गिरा, राम साइकिल से गिरा। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे अपादान कारक है, तो राम क्या हुआ, साइकिल से गिर गया, मतलब साइकिल से अलग हो गया, तो यहाँ पे साइकिल क्या कहलाएगा, अपादान कारक। ठीक है, बच्चा स्कूल से घर आया, बच्चा क्या हो, स्कूल से घर आया, मतलब बच्चा क्या था, पहले स्कूल में था, अब वहाँ से क्या आ गया, घर आ गया, मतलब बच्चा स्कूल में पहले था, अब वहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया, निकल गया। ठीक है, तो यहाँ पे स्कूल क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। दिक्कत, उसके बाद क्या, बच्चे गुरुजी से डर गए। ठीक है, तुम लोग तो डरता नहीं हमसे, ठीक है, लेकिन मान लो अगर तुम अच्छा बच्चा रहता तो तुम हमसे क्या होता, डरता। ठीक है,
तो क्या होता है, बच्चे गुरुजी से डर गए। ठीक है, तो किससे डरे बच्चे, यहाँ पे बोले ना जब भी डरने वाला बात हो तो वहाँ भी अपादान कारक आएगा, लेकिन किससे डरे, तो किससे डरे, गुरुजी से। तो यहाँ पे गुरुजी क्या कहलाएगा, आपका अपादान कारक कहलाएगा। ठीक है, तो अपादान कारक को आज के बाद तुम लोग कभी भूलना मत। ठीक है, आज के बाद तुम लोग आसानी से पहचान सकते हो। भैया यहाँ देखिए ना, से है, से है, से है, से है, भैया से का पहले वाला सब क्या अपादान कारक होगा, नहीं, से का पहले वाला कभी कभी करण कारक भी हो सकता है। तो से तुम लोग मत पहचानना। हम एक भी बोले हैं कि विभक्ति चिन्ह देख लेना, से है, और विभक्ति चिन्ह से किसका होता है, अपादान कारक का होता है। तो हम बोले वो उसका आगे वाला जो है अपादान कारक ही होगा। हम कभी बोले ऐसा नहीं, हम क्योंकि पता हमको करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से होता है, और अपादान कारक का भी विभक्ति चिन्ह क्या होता है, से ही होता है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। इसलिए हम चारों को अलग अलग करके पढ़ा दिए। ठीक है, जिससे डरेगा, जिससे लज्जित होगा, जिससे अलग होगा, और जिससे आप किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो समझ गए ना। तो यहाँ पे ठीक है, ये चीज़ें तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब भैया करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति क्या होती है, आपका से होता है। भैया दोनों में अंतर कैसे पता चलेगा, दोनों में क्या अंतर है, तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखो मजा आ रहा है, अपादान कारक समझ में आ रहा है ना, कितना इजी था बोलो तो, इजी था या नहीं था, इजी तो था भैया, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेंगे तो और इजी हो जाएगा। ठीक है, कर लेना तुम लोग। ठीक है, क्या बोले, अपादान कारक और करण कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह से है, तो दोनों में अंतर क्या है। करण कारक और अपादान कारक दोनों की विभक्ति चिन्ह से है। ठीक है, दोनों की विभक्ति चिन्ह जैसा आपको लोग को पता ही होगा, दोनों की विभक्ति चिन्ह क्या है, से। भूल गए क्या, करण कारक की विभक्ति चिन्ह क्या होती है, से होती है। कर्ता कारक की ने होती है, कर्म कारक की को होती है, करण कारक की से होती है, संप्रदान कारक की के लिए होता है। करण कारक का एक और विभक्ति चिन्ह होता है, के द्वारा भी होता है। ठीक है, तो करण कारक की से और के द्वारा भी होता है, लेकिन से भी तो होता है। तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से है। तो भैया दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर एक एग्जाम्पल से तुम लोग को समझ में आ जाएगा। देखो मोहन बस से स्कूल गया। ठीक है, और मोहन बस से गिर गया। तो यहाँ पे अगर आपको बोलेगा कौन सा अपादान कारक है या करण कारक है, दोनों जगह तो से है। ठीक है, तो दोनों जगह से है, तो से किस कारक की विभक्ति चिन्ह है, तो आप लोग को पता है से करण कारक या अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है। मतलब ये दोनों वाक्य में आपका क्या होगा, आइदर करण कारक हो सकता है, आइदर अपादान कारक हो सकता है। लेकिन कौन है हमको पता कैसे चलेगा, तो आपको पढ़ के पता चलेगा। ठीक है, मोहन बस से स्कूल गया। तो यहाँ पे जैसे इस वाक्य को पढ़ रहे हैं तो क्या आपको पता चल रहा है, मोहन बस से स्कूल गया, मतलब मोहन बस की सहायता से स्कूल गया। मतलब स्कूल जाने में मोहन जब स्कूल गया उस काम को, मतलब स्कूल गया मतलब स्कूल गया, उस काम को किया, तो उस काम में मोहन की सहायता किसने किया, बस ने किया। किसने किया, बस ने। तो यहाँ पे बस क्या होगा, यहाँ पे बस होगा आपका कौन सा कारण, करण कारक, सॉरी कौन सा कारक होगा, करण कारक। देखो इसका क्या, स्कूल से बस से और स्कूल दोनों अलग हो रहा है, पृथक हो रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, डर रहा है क्या, नहीं हो रहा है। ठीक है, लज्जित हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, कुछ ग्रहण कर रहा है, नहीं कर रहा है। यहाँ पे बस जो प्रयोग हुआ है इसका मतलब है वो काम को करने, मोहन जो स्कूल जा रहा है उस काम करने में ये बस क्या कर रहा है, सहायता कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो बस है, मतलब यहाँ जो से के पहले जो बस लगा है उसका मतलब क्या हुआ, करण कारक हुआ। लेकिन इसको पढ़ो, मोहन बस से गिर गया, दोनों सेम मिलता जुलता वाक्य है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ो, इसका अर्थ चेंज हो गया। जो इसका से लगा है इसका अर्थ चेंज हो गया। यहाँ पे देखो दोनों जगह से लगा है, यहाँ भी से लगा, लेकिन दोनों जगह का अर्थ चेंज हो गया। मोहन बस से गिर गया, मोहन क्या हुआ, बस से गिर गया, मतलब मोहन जो था बस से अलग हो गया है, बस से क्या हो गया, अलग हो गया। तो यहाँ पे जो बस है ना वो क्या है,
यहाँ पे जो बस है ना, वो उसका मतलब क्या है, वो कौन सा कारक है, वो अपदान कारक है। अपदान कारक है, ठीक है, समझ में आया ना। तो मतलब भैया समझे, अभी भी समझे नहीं। तो जब भी करण कारक के लिए से का प्रयोग होगा ना, करण कारक के लिए से का प्रयोग होगा, तो वहां पे वो जो वाक्य है वहां पे लगेगा वो सहायता मतलब साधन के रूप में होगा। और जब भी अपदान कारक के लिए से का प्रयोग होगा तो किसी चीज को अलग करने के लिए होगा। तो दोनों का जो अर्थ है, भावार्थ है, वो दोनों अलग अलग हो गया। देखो यहाँ भी बस है, यहाँ भी बस है, यहाँ भी से, यहाँ भी से, लेकिन यहाँ जब बस के पीछे से लगा ना, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इस काम को करने में सहायता कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जब बस के पीछे से लगा है ना, बस के पीछे जो से लगा ना, इसका मतलब क्या हुआ, मोहन जो है बस से अलग हो गया। इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे से का प्रयोग किए हैं। तो मतलब समझे ना, अपदान और करण दोनों में तो से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों का जो अर्थ है, मीनिंग है, सेंटेंस है, वो दोनों क्या है, भावार्थ बोलो, ठीक है, वो दोनों क्या है, अलग अलग हो जाता है। इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो भैया इसका आंसर बता देते। तो आंसर देखो, लिख लो आंसर क्या है, देखो अपदान और करण दोनों कारकों में से का प्रयोग होता है। दोनों कारकों में से का प्रयोग होता है, लेकिन करण कारक में या साधन या सहायता, साधन या सहायता या जरिया के लिए होता है। जब यहाँ करण कारक में से का प्रयोग होता है तो वहाँ पे उस मीनिंग का जो अर्थ हो जाता है वो सहायता के लिए वो होता है, ठीक है, साधन या सहायता के लिए होता है। जबकि अपदान कारक में अपदान कारक में जब से का प्रयोग होता है तो वहाँ अलगाव या अलग होने का भाव, अलगाव का भाव प्रकट होता। इस चीज़ को लिख लोगे आराम से तुमको नंबर मिल जाएगा, ठीक है, कि अपदान कारक और करण कारक दोनों में से का तो प्रयोग होता है, लेकिन एक जगह पे क्या होता है, एक जगह पे वो सहायता, वही से के द्वारा हमको पढ़ के पता चलेगा यहाँ पे सहायता कर रहा है, वो जो संज्ञा सर्वनाम जिसके पीछे ये लगा है वो सहायता कर रहा है। यहाँ पे जो से का प्रयोग होता है वो क्या कर रहा है, जिसके पीछे लगा है, ठीक है, जो कारक के पीछे ये लगा है वो जो कारक है यहाँ पे क्या कर रहा है, अलग कर रहा है, वहाँ से उससे किसी कोई चीज़ क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। तो दोनों जगह से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों जगह मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अपदान कारक तुम लोग को देख में समझ में आ गया होगा सब कुछ, ठीक है, एक एक चीज़ अभी समझा दिया। अब हम लोग अधिकरण कारक की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अधिकरण, सॉरी मिटा दे, मिटा तो दिए, आराम से प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस सीट भी अभी दे देंगे तुम लोग को, प्रैक्टिस करना, ठीक है। तुम लोग बोलता है भैया वीडियो बनाइए, लेकिन तुम लोग प्रैक्टिस करके भेजता नहीं है, तुम लोग को सब बोलते हैं थोड़ा मेहनत करो, कि हम लोग को भी जोश आए कि बच्चा लोग इतना मेहनत कर रहा है, हम लोग जो बोलते हैं करता है, ठीक है। अब छठा जो कारक है हम लोग का, ठीक है, वो क्या है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक ये बहुत इजी है, ठीक है। इसकी विभक्ति चिन्ह आप लोग को पता हो, याद हो, ठीक है। विभक्ति चिन्ह क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, में या फिर पर, में या पर, ठीक है, में या पर। भैया ये समझे नहीं, ये थोड़ा मैंने अभी तो समझ में आना है। अधिकरण कारक आपको समझ आया, इसकी विभक्ति चिन्ह समझ में आया। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, आपको क्या देगा, संज्ञा या सर्वनाम देगा। तो आपको करना क्या है वहाँ पे, देखिए ध्यान से सोचिएगा इसको, ठीक है। ऐसा संज्ञा या देखिए क्रिया, कोई काम हो रहा होगा, कोई काम हो रहा होगा, ठीक है। अब वो काम कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, वो काम कहाँ पे, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम जिसको, ऐसा संज्ञा या सर्वनाम शब्द खोजना है जहाँ पे वो काम हो रहा हो, जहाँ पे वो काम हो रहा है, मतलब कहाँ पे वो काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, उसका स्थिति, उसकी स्थिति क्या है,
वो जो चीज़ हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे वो चीज़ हो रहा है, ठीक है। वो चीज़ को जब आप खोज लीजिएगा तो वही आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। भैया समझा देते थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी लोग देखो, पेड़ पर बंदर, ये आपको पेड़ और बंदर ही मिलता है क्या, तुम लोग क्या करें, तुम लोग इतना बंदर है, ठीक है। पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पे बंदर बैठा है, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो भैया। पेड़ पे बंदर बैठा है, पढ़ लिए, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको पता चल रहा हो पेड़ पर बंदर बैठा है, बंदर ने क्या किया, बैठने के काम को किया है, लेकिन वो जो काम किया है वो कहाँ पे किया है, उसकी स्थिति पोजीशन क्या है। तो भैया वो जो बैठने का काम किया वो कहाँ पे किया है, पेड़ पर किया। कहाँ पे किया है, पेड़ पर किया है। तो पेड़ यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण कारक होगा। समझ में आ गया। जहाँ पे वो काम हो रहा है उसकी स्थिति पोजीशन क्या है, जहाँ पे वो काम हुआ है या हो रहा है या होगा, वही आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। बस इतना याद रखना, 10 क्लास का एक एक जो क्वेश्चन आएगा आप कर पाइएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर करवाएंगे, आप कर पाइएगा, ठीक है। याद रखना है जो भी काम हुआ है, जो भी काम हुआ है या होगा या हो रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, इस चीज़ को आज आप खोजिएगा, उसका जो आंसर मिलेगा वो क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। जैसे अटारी पर चप्पल रखा है, मतलब ये जो चप्पल है उसको रखने का काम को किया गया है, चप्पल रखा गया है, लेकिन कहाँ रखा गया, उसकी स्थिति क्या है, चप्पल जो रखा गया वो कहाँ रखा गया। तो अटारी पे, अटारी मतलब वो तख्ता उख्ता अलमारी टाइप का नहीं होता है, उसी को बोलते हैं अटारी, ठीक है। अभी समझ लो, ठीक है। तो अटारी पे वो जो काम हुआ है, जो वो चीज़ रखा गया है किसी चीज़ को, वो कहाँ रखा गया है, तो अटारी पर रखा गया है। तो समझ कहाँ स्थिति उसकी पता चला है ना, कि चप्पल जो रखने का काम हुआ है, से यहाँ से समझना। स्थिति मतलब चप्पल जो किसी जगह पे रखने का काम किया गया, यहाँ पे रख दिए मतलब काम किए हैं, ठीक है। चप्पल रखने का जो काम किया वो कहाँ पे किया गया है, तो अटारी पे किया गया है, ठीक है। मेज पर पुस्तक रखी हुई है, मेज पर पुस्तक रखी हुई मतलब पुस्तक को रखने का काम को किया गया है। पुस्तक किसी जगह पे रखा है, लेकिन पुस्तक जो रखा गया है वो कहाँ पर रखा गया है बाबू, तो कहाँ पे रखा गया आपका, मेज पर। मेज मतलब टेबल होता है, इतना ही पता तुम लोग को, तो मेज पर। तो समझ में आ गया ना अपादान कारक को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अपादान कारक को क्या, क्वेश्चन स्थिति आपको पढ़ के देखिए, ये विभक्ति चिन्ह ये सब से पढ़िएगा तो आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन हम जो बोला रहे हैं ना, आप सेंटेंस को अच्छे से पढ़िए। पेड़ पर बंदर बैठा है, मतलब बंदर जो बैठने के काम को किया है वो कहाँ पे किया है, कहाँ पे वो बैठा है, तो कहाँ पे बैठा है, पेड़ पर बैठा है। तो पेड़ आपका क्या कहलाएगा, अपादान कारक। और होता है भैया विभक्ति चिन्ह पर तो सब दिख रहा है, पर के आगे वाला जो होगा अधिकरण कारक होगा, ये भी एक ट्रिक है, इसको भी याद रख सकते हैं। मे वाला भी थोड़ा एग्जाम्पल देखिए। तालाब में कमल खिलता है, तालाब में कमल खिलता है, जो कमल फूल है वो उसने खिलने के काम को किया है, लेकिन वो काम जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ में हो रहा है या कहाँ पर हो रहा है, तो कहाँ पर हो रहा है, तालाब में हो रहा है। समझिए कहाँ पर हो रहा है, तालाब पर हो रहा है, ठीक है, या तालाब में हो रहा है, ठीक है। तो कमल ने खिलने का काम को किया है, लेकिन कहाँ पर, तो तालाब में, ठीक है। देख सकते हो में मतलब तालाब में कमल ने खिला, तो स्थिति समझना, क्या बोलते हैं उसको, कमल ने खिलने के काम को किया, फूल ने खिलने के काम को किया, लेकिन कहाँ में किया है, तालाब में किया, ठीक है। पोजीशन पता चला है वो कहाँ पे है, वो कहाँ पर है, तो तालाब में है, ठीक है। तो तालाब, हम कोलकाता में रहते हैं, हम कोलकाता में रहते हैं, हम मतलब जो सर्वनाम है, ठीक है, वो कहीं पे रहने के काम को कर रहा है, लेकिन वो रह रहा है, वो रह रहा है, रहने के काम को कर रहा है, लेकिन कहाँ पे, उसकी स्थिति क्या है, तो क्या है, कोलकाता, क्या है, कोलकाता, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोलकाता। एक लास्ट बता दें, थाली में पकवान, पकवान होता है, पकवान रखा हुआ है। तो जो थाली है, ठीक है।
अच्छा बताओ, पकवान रखने के काम को किया गया है, लेकिन किस पर किया गया या किस में किया गया है? तो थाली में किया गया है। तो पकवान जो है वो रखा हुआ है, लेकिन किस पर रखा हुआ है? तो थाली पर रखा हुआ है या थाली में रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अधिकरण कारक कौन होगा, कौन सा होगा बताओ? थाली में। समझ में आ गया? कहाँ पे वो चीज़ रखा हुआ है या जो काम हुआ वो कहाँ पर हुआ है। कभी दिक्कत नहीं होगा अगर इस ट्रिक को याद रखोगे। इस तरीके से अगर खोजोगे अपदान कारक कौन है, अधिकरण कारक कौन है, तो कभी दिक्कत होगा ही नहीं। तो पोजीशन वाला दूसरा एक और आता है इसका, दया या कृपा। तो जब बोलते हैं ना, अगर ये दया, ये वाला मैक्सिमम तो यही पूछता है, यही सब एग्जाम्पल्स में एक आ सकता है, ठीक है। ये मैक्सिमम पूछते रहता है, पेड़ पर बंदर बैठा है, ठीक है, डाली पर बंदर बैठा है, ठीक है, ज़मीन पर बच्चा बैठा है, ठीक है। तो जो बच्चा है वो बैठा है, उसकी स्थिति कहाँ है? वो ज़मीन पर है, ठीक है। तो इस तरीके का पूछे रहेगा, पर में रहेगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं, अभी तक आया नहीं है, लेकिन हम बता दे रहे हैं एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें रहे तो अच्छा होता है ना, ठीक है। हम लोग होता है एग्जाम में दो पेन से काम चल जाता है, लेकिन 5-6 पेन ले लेते हैं कि एक्स्ट्रा कहीं रुक गया तो ये पेन से काम चला लेंगे। उसी प्रकार यहाँ से 10 क्लास में काम चल जाएगा मेपर वाला, ठीक है, यहाँ से स्थिति वाला। लेकिन कुछ और एक आधों को बता दे कि आपका कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आराम से बता सकते हैं, ठीक है। दया या कृपा, जिस पर ऐसा संज्ञा या सर्वनाम आपको वाक्य दिया रहेगा और आपको अगर पूछेगा कि अधिकरण कारक खोजो, तो आपको क्या करना है? अगर ये वाला दिया रहेगा, ऐसा चीज़ दिया रहेगा तो आप आराम से खोज सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा भी रहा किसी वाक्य में, ठीक है, राम पर कृपा करो, राम पर कृपा करो या दया करो, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, ठीक है। अब बताओ, यहाँ भी पर आया है, यहाँ भी पर आया है, लेकिन भैया यहाँ पे कहाँ है स्थिति वाला जो पता नहीं चल रहा है, ठीक है, कहाँ है स्थिति वाला पता नहीं चल रहा। तो वहाँ पे देखना, अगर कृपा या दया का बात किया गया है, कृपा या दया का बात किया गया है, दया या कृपा करने का बात किया गया है, तो किस पर दया या कृपा करने की बात किया गया है, ये क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा? उस समय अपदान कारक कहलाएगा। तो बताओ, राम पर कृपा करो, जो कृपा करने की बात यहाँ पे की गई है वो किस पर करने की गई है? राम पर। तो राम क्या होगा? आपका ये जो संज्ञा, राम क्या एक संज्ञा है, ये जो संज्ञा आपका क्या कहलाएगा? उस समय अधिकरण कारक कहलाएगा, ठीक है। और मुझ पर दया करो, मुझ पर दया करो, कृपा या दया करने की जो बात की गई है वो किस पे? मुझ पर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे आपको लोग को पता होगा, जब भी सर्वनाम के साथ आता है तो जो कारक चिन्ह है उसके साथ ही प्रयोग होता है। तो मुझ पर, इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ठीक है। जब भी सर्वनाम आता है तो कारक चिन्ह उसके साथ ही लग जाता है, तो ये दोनों मुझ पर एक ही साथ लिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पता है आपको, मुझ पर मतलब सर्वनाम है, ठीक है। तो यहाँ पे दया करने की बात की गई है, लेकिन किस पर दया करने की बात की गई है? तो मुझ पर। तो यहाँ पे ये मुझ पर क्या होगा? आपका अधिकरण कारक होगा। दिक्कत अधिकरण कारक होगा। तो समझ में आ गया अधिकरण कारक को कैसे पहचानेंगे। अधिकरण कारक को पहचानने का है क्या? वो काम कहाँ पे हो रहा है, उसकी स्थिति क्या है, पोजीशन क्या है, या किस पर दया या कृपा करने की बात की गई है, ठीक है, ये दया या कृपा हो रहा है, ठीक है। उस चीज़ को जब हम खोज लेंगे उसका जो आंसर होगा वही आपका क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा, ठीक है। मैक्सिमम आपको यहाँ से पूछ देगा, आप ट्रिक ऐसे भी याद रख सकते हैं, पर या मे के पहले जो आपका संज्ञा या सर्वनाम होगा या कारक होगा वही आपका क्या कहलाएगा? अधिकरण कारक कहलाएगा। लेकिन वो चीज़ को ना ज़्यादा ये करके हम जैसा बताएं वो चीज़ को करिए तो आपका आराम से हो जाएगा। तो भैया अधिकरण कारक तो समझ में आ गया। अधिकरण कारक की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा भी बता देते, उसमें क्या है देखो, कहाँ या स्थिति, इसी को हिंदी में, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं आधार। आधार मतलब क्या होता है? कोई चीज़ कहाँ पर हो रहा है। जब आधार मतलब समझते हो, कोई चीज़ कहाँ पे हो रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को उसका बोलते हैं आधार। तो अधिकरण कारक को जब हम खोज लेते हैं तो हमको पता चल जाता है वो काम कहाँ पर हो रहा है। पता चल रहा है ना, जो बंदर बैठने का जो काम किया वो कहाँ पर किया है, मतलब उसका आधार क्या है, बेस क्या है, ठीक है। तो आप कहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, या इसको शुद्ध अच्छा में लिखता है संज्ञा या सर्वनाम, बता दे रहा है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया का आधार पता चले तो उस
संज्ञा या सर्वनाम को अधिकरण कारक कहते हैं। आधार मतलब भैया आप लिखा है कहाँ, और दया वाला लिखा दिया, परिभाषा में आधार लिखा दिए। तो आधार मतलब होता है कोई चीज़ कहाँ पे हो रहा है, उसका बेस क्या है, ठीक है। बेस मतलब आधार, कोई चीज़ कहाँ पर हो रहा है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं आधार बोलते हैं, ठीक है। तो आप आधार ही बोला जाता है, ठीक है। मैं हिंदी में शुद्ध जब परिभाषा यूज करते हैं तो आधार ही सब जगह करते हैं, तो हम भी आधार कर दिए, लेकिन उसका मतलब आप यहाँ पे समझिए कहाँ पे वो काम हो रहा है, किस जगह पे वो काम हो रहा है, उस चीज़ को जब खोजेंगे तो वो जो संज्ञा या सर्वनाम रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। दिक्कत तो आपको यहाँ पे आज समझ में आ गया, अपदान कारक क्या है, अधिकरण कारक क्या है, ये दोनों डेप्थ में समझा दिए हैं, ठीक है। अधिकरण अपदान कारक में क्या होता है, से का प्रयोग होता है, अकरण कारक में भी से का प्रयोग होता है, लेकिन दोनों जगह मीनिंग क्या अलग अलग है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ भी क्वेश्चन है, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसका अधिकरण कारक भी आपको समझ में आ गया, आधार, ठीक, कहाँ पे वो काम हो रहा है, बस इतना याद रखना, कहाँ पे वो काम हो रहा है। या फिर ऐसे ही बोल सकते हो पर या मे के पहले जो आपका कारक है वो ये आपका क्या कहलाएगा, अधिकरण कारक कहलाएगा। ये ट्रिक को भी याद रखना, या फिर आप ऐसे खोजना कहाँ पे वो काम हो रहा है। कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे हैं, कुर्सी पर मास्टर साहब बैठे हैं, मास्टर साहब ने बैठने के काम को किया है, लेकिन कहाँ पे, कुर्सी पर। तो कुर्सी आपका क्या कहलाएगा, आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। कुर्सी से मास्टर साहब गिर गए, कुर्सी से मास्टर साहब गिर गए, तो मास्टर साहब कुर्सी से क्या हो गया, अलग हो गए, तो उस समय कुर्सी क्या कहलाएगा, उस समय कुर्सी कहलाएगा आपका क्या, अपदान कारक। समझ में आ गया ना, ठीक है। तो ये आपको अधिकरण कारक अपदान कारक पूरी तरीके से हम समझा दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट वीडियो आएगा हिंदी पे जिसमें संबंध और संबोधन भी पढ़ा देंगे, आपका कारक खत्म हो जाएगा। तभी तक जितना भी पढ़ाया उस सबको रिवीजन कर लो, जितना भी एग्जाम्पल, बहुत सारा एग्जाम्पल दिए यहाँ पे, 8-10 को यहाँ पे करवा देते हैं, फिर कुछ आपको दे देते हैं DPP के लिए, वही आप सॉल्व करके किया कीजिए। जो नहीं आएगा कमेंट में ये सब पूछा कीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी आज की, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।